नमस्कार, स्वागत है आपका, आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका होस्ट और दोस्त और आपको करवाने जा रहा हूं आज की सबसे पहली यूनिट हमारी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है सेल का। सेल में हमने कल काफी कुछ 2 दिनों के अंदर हमारा बैकअप हुआ था, रैंडमली मैंने आपको उसको समझाया भी था। आज थोड़ा सा उसका बैकअप लेंगे। रीजन क्या है कि हमारी आज की पहली लाइव क्लास है। लाइव क्लास में हमें स्टार्टिंग से मैटर देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका उतारा हुआ है, आपको उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बताऊंगा तो वो आप उसमें नोट कर लेना। ओके, चलता हूं यहां। हमारी पहली यूनिट चल रही है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हमने स्टार्टिंग किया था सेल। आज कुछ बच्चे नए भी आए हुए हैं। सेल बायोलॉजी, मेरी लिखी हुई चीजें सभी बच्चों को समझ में आ रही हैं? कोई किंतु परंतु तो नहीं है? हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बताऊंगा। सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ना है सेल के बारे में। सेल को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका के लिए सर्वप्रथम क्या आधार माना गया? कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी 1 नंबर, आधार्य 2 नंबर, संरचनात्मक 3 नंबर, क्रियात्मक 4 नंबर और अनुवांशिक पदार्थ को ग्रहण करने की इकाई 5 नंबर। ये 5 पॉइंट लिख दो यहां पे मैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले ये शरीर की स्मॉल यूनिट है, नंबर 1। ये शरीर की आधार्य इकाई है, आधार्य इकाई है। ये शरीर की संरचनात्मक इकाई है, ये शरीर की संरचनात्मक इकाई है। ये शरीर की क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है। ये शरीर की अनुवांशिक पदार्थ को ग्रहण करने की छोटी इकाई है, पदार्थ को ग्रहण करने वाली इकाई है। देखो किताबों में लिखा है कि अनुवांशिकता की छोटी इकाई है। ना 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 ना, गलत हो जाएगा। अनुवांशिकता को कोशिका ग्रहण नहीं कर सकती। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है जीन। और जीन क्या है? डीएनए का सूक्ष्म खंड। क्या बोलेंगे बेटा? डीएनए का सूक्ष्म खंड। आपने बोला, आपने डीएनए को बड़ा क्यों बताया, आपने जीन को छोटा क्यों बताया? रीजन ये है, आपके शरीर की प्रत्येक एक कोशिका में डीएनए कितना लंबा हो सकता है? कितना लंबा हो सकता है बेटा? पुराने वाले बताओ, मैंने बताया हुआ है 2 मीटर लंबा डीएनए एक कोशिका में उपस्थित है। कितने मीटर? 2 मीटर लंबा डीएनए एक कोशिका में उपस्थित है। तो फिर डीएनए तो छोटा हुआ नहीं। मैंने कहा जीन छोटा है, क्यों? एक डीएनए के 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? डीएनए हुआ या जीन हुआ? जीन हुआ। अब ये जीन कहां है? यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है। जीन कहां है? जीन प्रत्येक कोशिका के अंदर है। कहां है बेटा? तो अब ये चीज जो लिखी है ये सही है या गलत है? कोशिका अनुवांशिक पदार्थ को ग्रहण करके रखने वाली इकाई है, छोटी इकाई नहीं है। समझ आई बात बेटा? कन्फर्म हुआ? 5 स्टेप कोशिका के। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पे? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बढ़िया स्पष्ट समझ में आ रहा है। इंग्लिश में करना है तो इसको लिख दो स्मॉल यूनिट, इसको लिख दो BU, इसको लिख दो SU, इसको लिख दो FU, इसको लिख दो GU। बस छोटी ट्रिकें सबके दिमाग में रहेंगी। इंग्लिश में और हिंदी में शब्दों का पता होना चाहिए हमें। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले खोज किस बंदे ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। शाबाश, रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 के अंदर की थी। ये जो डिस्कवरी हुई थी, ये कोशिका डेड थी या लाइव थी? कैसी थी बेटा? ये मृत कोशिका थी। बोलेंगे बेटा ये डेड सेल थी। ये लो जी डेड सेल है। ये डेड सेल की डिस्कवरी कहां हुई? बोलेंगे कौरक कोशिका में। कहां हुई बेटा? बोलेंगे कौरक कोशिका के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई। कौरक क्या है? जीवित है या मृत है? कौरक की संज्ञा मैंने किसके साथ दी थी? मैंने कहा था वाइन की बोतल का ढक्कन। कौन सी बोतल का ढक्कन? कभी आप तो मत जाना, मैं ही कोशिश करूंगा, मैं वो ढक्कन ला के दिखाऊंगा।
ठीक है, नहीं मेरे घर पे भी उपलब्ध नहीं मिलेगा, अपने भी सात्विक हैं पूरे के पूरे, किसी से मंगवा लेंगे वो ढक्कन। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कि ये किसी चीज को एयर टाइट कैसे करता है। आपकी मदर्स ने आपके लिए टिफिन भी शायद एयर टाइट वाले लाके दिए होंगे, भोजन खाना गर्म जो है गर्म रहे, ठंडा ना हो जाए। तो एयर टाइट के लिए उसको क्या बोलेंगे, कॉर्क बोलते हैं। और कॉर्क का या डेड कोशिका का डेड होना, प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यदि कोई कोशिका मृत है, यदि आपने कॉर्क देख लिया, तो दिखाई देने वाली संरचना में कौन सा कोशिकीय पदार्थ सर्वाधिक होगा? सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, कौन सा होगा? आप जानते हो कि सुबेरिन का जमाव हो जाने पे कोशिका कंप्लीटली क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। अगर मैं बोलूं कि कोई कोशिका जीवित है, जैसे हमने कल एक वो तना लेके आए थे, किसी पादप के नए नए विकसित भाग, किसी पादप के वेब ज्योतकी भाग, किसी पादप के मेरिस्टेमेटिक भाग, किसी पादप के तीव्र वृद्धि करने वाले भाग, किसी पादप के प्राथमिक भाग, किसी पादप की प्राथमिक भित्ति युक्त भागों के अंदर कौन से कोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं? नंबर वन, नंबर 2, नंबर 3 पैक्टिन। ये 3 पदार्थ आपको कहां मिलेंगे? प्रारंभिक ऊतकों में मिलेंगे, विभज्योतकी ऊतकों में मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर मिलेंगे, पादप के नव निर्मित भागों के अंदर मिलेंगे। कंफर्म हुआ? तभी वो भाग क्या होते हैं? लचीले होते हैं। क्या होते हैं? लचीले होते हैं। अगर इनसे आगे मैटर चला जाए, सपोज क्वेश्चन आ गया, किसी कोशिका में सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और लिग्निन पाया जा रहा है, तो कोशिका में किसका जमाव होगा? विभिन्न पदार्थों का जमाव हो जाएगा। कोशिका में बहिक्षेपण की स्थिति आ जाएगी, कोशिका में गर्त बनने प्रारंभ हो जाएंगे, कोशिका में खड्डे बनना प्रारंभ हो जाएंगे, और कोशिका एक स्तरीय से 2 से 3 स्तरीय बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 2 से 3 स्तरीय बन जाएगी। प्राथमिक कोशिका भित्ति की निशानी क्या थी? कि ये एक स्तरीय होती है। कैसी होती है? ये एक स्तरीय होती है, पतला स्तर होता है। इसका काम क्या होता है? वृद्धि करना और विस्तार करना, वृद्धि करना और विस्तार करना। जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? ये 2 से 3 परत की मोटी हो जाती है, ये स्थायी ऊतकों में परिवर्तित होने लग जाती है। यहां अब ऊतक नरम, लचीले, फ्लेक्सिबल, कोमल नहीं रहते। यहां पे अभी हार्डनेस, कठोरता आनी प्रारंभ हो जाती है। कन्फर्म हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? चलता हूं सेकंड फैक्ट के ऊपर। अब ये कारक कोशिका बता दी थी। अब क्वेश्चन आता है कि जो कारक कोशिका जो थी, इसका आकार देखने में कैसा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। बोलेंगे मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति थी। ये लो, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता जो था ना बेटा, उसका जो हनी कॉम्ब जो था, वैसी स्ट्रक्चर किसकी थी? कॉर्क कोशिका की थी। और कॉर्क के बारे में यह भी बताया गया, किसने? रॉबर्ट हुक ने, कि कॉर्क में बहुत सारे छोटे 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 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कक्षक होते हैं। उन्हीं कक्षकों में से किसी एक कक्षक को बाहर निकालकर रॉबर्ट हुक ने बताया इसकी आकृति षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय होती है। उसी एक चैम्बर को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? कोशिका कहा। क्या कहा? वो चैम्बर बहुत सारे छोटे छोटे थे। ये बात किसने देखी थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? शाबाश। इसकी बुक का क्या नाम था? इसकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने इंग्लिश में लिखा है। हाँ जी, गूंज रही आवाज। हेलो हेलो, अब ठीक है? अब आवाज ठीक आ रही है आपकी? अब तो दिक्कत नहीं है? शाबाश। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। किसको देखकर इसने नाम लिया माइक्रो? मधुमक्खी के छत्ते को देखकर। फिर मधुमक्खी के छत्ते में से क्या निकाला? एक कक्षक। एक कक्षक को क्या बोला? क्या बोला? मृत कोशिका। मृत कोशिका कौन सी थी? कारक कोशिकाओं में। क्यों थी? सुबेरिन का जमाव था। बोल दो, सुबेरिन का जमाव था। अब तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, किसी भी पादप की जहां हार्ड स्ट्रक्चर आएगी, जहां अत्यंत कठोर संरचना आएगी, धड़ल्ले से क्या देना कि वहां लिग्निन और सुबेरिन का जमाव है। यदि किसी क्वेश्चन पे आ जाए कि फलानी पादप कोशिका मृत है, एक ही नाम गूंजेगा, सुबेरिन का। किसका बोलेगा?
और कभी कोई कोशिका डायरेक्ट जीवित से मृत नहीं होती। जीवित से मृत, जीवित और मृत के बीच की योज्य कड़ी का नाम क्या है? वेरी गुड, क्या नाम है उसका? लिग्निन। जीवित और मृत कोशिका के बीच का संबंध कौन स्थापित कर रहा है? लिग्निन कर रहा है। तो लिग्निन आएगा तभी कोशिकाओं में गर्त बनेंगे, खड्डे बनेंगे, पिट्स बनेंगे और कोशिका धीरे 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 मृतावस्था की ओर प्रस्थान करेगी। कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत बेटा किसी को? चलता हूं आगे। ये था इसका पहला फैक्ट। सेकंड फैक्ट क्या आता है? लिविंग सेल के बारे में, जीवित कोशिका के बारे में अपन पढ़ेंगे। लिविंग सेल बोलेंगे जीवित कोशिका के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किस बंदे ने किया था? किस बंदे ने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने देखा था बेटा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये लो बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब इनको देखा, सूक्ष्म जीवों को देखा, तो वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे? बताएं बेटा मेरे को। सबसे पहले बैक्टीरिया, स्पर्म, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, उसके अलावा कुछ अमीबा, इसके अलावा कुछ वायरस इत्यादि। इन सभी संरचनाओं को इन्होंने सबसे पहले जीवित अवस्था में देखा। लेकिन बता देता हूं आपको एक बात, इनमें से एकमात्र विषाणु एक ऐसी स्ट्रक्चर है, जब तक इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, ये मृतावस्था में, अविकल्पी परजीवी प्रावस्था में, अविकल्पी अवस्था के अंदर बेटा ये पड़ा रहेगा। जैसे ही इसे भोजन मिल गया, ये एक्टिवेट हो जाएगा। यदि इसे भोजन नहीं मिला तो ये मृत नहीं होता, निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। कौन सी प्रावस्था में पड़ा रहेगा? निष्क्रिय प्रावस्था में प्रॉपर पड़ा रहेगा। कंफर्म हुआ? अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब इन सूक्ष्म जीवों को देखा, इसने कहा कि ये सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। तो यहां दो प्रश्न उठ रहे हैं। चलो, पहला प्रश्न, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक यहां दुविधा में आ गया। इस दुविधा में आ गया, एनसीईआरटी बोर्ड कहता है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में देखा, लाइट माइक्रोस्कोप में देखा, देखते ही क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल, या बोला एनिमल क्यूल। छोटे से बच्चे को, छोटे पिल्ले को, छोटी छोटी चीजों को देख के आप क्या बोलते हो? हाथ में लेके, ये बड़ा क्यूट दिखाई दे रहा है। बोलते ना बड़ा क्यूट दिखाई दे रहा है। क्यूट क्या दिखाई दे रहा है? जीवित दिखाई देगा। तो लकड़ी का टुकड़ा तो क्यूट दिखाई नहीं देगा। ये तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं बोल सकते ना कि लकड़ी का टुकड़ा भाई बड़ा क्यूट है। अरे क्यूटनेस की चीज क्या है उसके अंदर, ये बताओ पहले मेरे को। क्यूट तो वही होगा जो लिविंग होगा, जो लिविंग बीइंग होगा। या छोटा पौधा है, आप उसको देख के कह सकते हो। जैसे बोनसाई, बोनसाई के ट्रीज बड़े बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपने बोलते हैं वाह यार कितनी अच्छी डेकोरेशन है ना, कितना अच्छा फ्लावर लगा हुआ है। तो इसने जो नाम दिया था, इन सूक्ष्म जीवों को देख के जो नाम दिया था, वो नाम क्या था? एनिमल क्यूल, या कह सकते हैं एनिमल क्यूट नाम। आपको नहीं लगता हिंदी में राइटिंग थोड़ी सी खराब होती है, इंग्लिश में राइटिंग बड़ी सुंदर होती है ना? ये फैक्ट है, इतने सालों से इंग्लिश ही लिखते आ रहे हैं, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में आनी चाहिए चीजें, है ना। एनिमल क्यूर और एनिमल क्यूट नाम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट हुक ने किया या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। तो अब एक बात सुन लो ध्यान से, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता भी तो कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं बोल सकते? सूक्ष्म जीवों की खोज सबसे पहले किस बंदे ने की थी? किसकी सहायता से की थी? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। उसका बापू कौन था? उसने एक और बनाई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोजकर्ता भी वही था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोजकर्ता भी वही था। कैसे? प्रकाश का बापू भी वही, इलेक्ट्रॉन का बापू भी वही। उसका कारण क्या था? उस बंदे ने क्या बताया कि प्रकाशिक जो पुंज आ रहा है उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। जब आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा, फोटो सिस्टम 700, फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर पढ़ेंगे, वहां भी तो इलेक्ट्रॉन ही उसको क्या कर रहे हैं? त्वरित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी दोनों के पिता का नाम क्या है? दोनों का प्रपोज किसने किया था? नॉल एंड रस्का ने किया था। कहानी यहां तक समझ में आई? क्लियर? सेकंड पेज पे चलूं, देखो बेटा सेकंड पेज क्या कहता है। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के ऊपर है।
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अब हमने कहा कि इसने जीवित कोशिका को खोजा। क्या बोला बेटा आपने? जीवित कोशिका को खोजा। ये लो बेटा, इस बंदे ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। कब की थी? लगभग 9 साल के बाद में। किसके 9 साल के बाद में? रॉबर्ट हुक के बाद में। क्या 9 साल में क्या किया इसने? इसने देखा छुप छुप के भी रॉबर्ट हुक जो कोशिका की खोज कर रहा है वो देखता किसके अंदर है। तो उसको तो अचंभा था, पता नहीं रॉबर्ट हुक के पास में क्या होगा। एक दिन देखा रॉबर्ट हुक अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से सिंपल लेंस निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? सिंपल लेंस निकाल रहा। एंट्री मान में थक तेरी तो, अरे मैं इसके पीछे वेट करता रहा, बस इतनी क्यों बात है तेरी। ये बंदा लेके आया प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों को लेके आया। तो क्वेश्चन यहां आ रहा है, इसने जीवित कोशिका को देखा। आपके पास में ऑप्शन क्या आ गया? एक तरफ क्या आ गया? क्या लिखा है बेटा? दूसरे तरफ क्या आ गया? क्या आ गया बेटा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? इसे PPLO भी कहते हैं, पपलो भी कहते हैं, इसको MLO भी कहते हैं। ये तो होता है MLA, ये MLA नहीं है, ये MLO है। ये इसके उपनाम हैं। किसके उपनाम है बेटा? माइकोप्लाज्मा के। अब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है। मैंने प्रश्न पूछा डायरेक्ट, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, वो जीवित कोशिका कौन सी थी? क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे बेटा? बोलो। मैंने पहले क्या बोला है? बोलना है। क्वेश्चन सही जाए चाहे गलत जाए, जब तक बताओगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। आपने बोला माइकोप्लाज्मा, इन्होंने बोला बैक्टीरिया, दोनों बोल रहे हो, आंसर दोनों ही सही है इसके। यदि ऑप्शन में आ जाए तो अब विभेद उत्पन्न करूंगा मैं। कैसे विभेद उत्पन्न करते हैं? बैक्टीरिया क्या है? अच्छा ये बताओ, दोनों में कोशिका भित्ति किसके अंदर होती है? माइकोप्लाज्मा में नहीं होती क्या? शाबाश, पहली बात ये पता लग गई कि इसने बैक्टीरिया को खोजा। तो बैक्टीरिया क्या था? कोशिका भित्ति युक्त कोशिका। क्या बोलेंगे बेटा? कोशिका भित्ति युक्त सूक्ष्म कोशिका। ये लो जी, कोशिका भित्ति युक्त सूक्ष्म कोशिका कौन है? बैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा क्या है? क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति रहित। क्या बोलेंगे बेटा? कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म कोशिका। सूक्ष्म कोशिका मेरे हिसाब से कभी लाइफ के अंदर नहीं बोलोगे आप। क्या बोल जाओगे? पता लग गया? दोनों ही छोटे हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर कोशिका भित्ति है और जो माइकोप्लाज्मा है उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं है। तो उपनाम लिखवाए हैं मैंने माइकोप्लाज्मा के। ये बहुत सारे रोग फैलाता है, ये रोगकारी प्रावस्था है, ये पादपों में भी रोग फैलाता है, ये जंतुओं के अंदर भी रोग फैलाता है। डेफिनेटली बात समझ में आई आपको? ये अब दोनों के उपनाम है, आपने नहीं लिखे, इनका नाम लिख लो आप यहां पे। PPLO। PPLO का पहला नाम लिखे पहला। PPLO का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में PLEUROPNEUOMNIA, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये लो बेटा, ये इसका पूरा नाम है PPLO का। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले MLO का पूरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। लिखो इसका दूसरा नाम, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये लो, ये इसका पूरा नाम है। PPLO का पूरा नाम बोलेंगे, क्या नाम है इसका? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। MLO का पूरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर रिपीट करो, PPLO का पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। MLO का पूरा नाम क्या है?
माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? ये फटाफट उतारें। ये इसके उपनाम है बेटा। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं किसके ऊपर बेटा? हम चलेंगे कोशिका सिद्धांत के ऊपर। फटाफट अपने करें, 15 मिनट में हो जाएगा ये। कोशिका सिद्धांत बोलेंगे सबसे पहले सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? श्लीडन तथा श्वान। एम श्लीडन, श्लीडन एंड टी श्वान, ये दो बंदे थे बेटा। इन दोनों ने इसकी क्या की थी? कहां चला गया ये? एम श्लीडन टी श्वान, एम श्लीडन टी श्वान। श्लीडन ने कोशिका सिद्धांत किसके लिए दिया था? प्लांट के लिए। पादप कोशिकाओं का कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? श्लीडन ने दिया। और जंतु कोशिकाओं का कोशिका सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? थियोडोर श्वान ने। क्योंकि श्वान पर्यायवाची है कुत्ते का, तो आपको एक फीलिंग लेनी है कि कुत्ता जो है वो एनिमल है, तो डेफिनेटली बात है इस बंदे ने किसकी खोज की होगी? एनिमल के, जंतु के कोशिका सिद्धांत की इसने खोज की होगी। एक फैक्ट सुने नया, देखिए। अब एक तरफ तो आ गई बेटा हमारे पास में प्लांट सेल, क्या आ चुकी है? दूसरी तरफ क्या आ चुका है बेटा हमारे पास में? एनिमल सेल आ चुका है। कंफर्म? याद रखिएगा, प्लांट सेल के लिए डिस्कवरी कोशिका सिद्धांत कौन प्रतिपादन कर रहा है? एम श्लीडन। कौन कर रहा है बेटा? एम श्लीडन। एम श्लीडन ने पादप कोशिका के लिए क्या कहा? क्या कहा? इस बंदे ने कहा कि प्लांट सेल के अंदर क्या मिलेगी? सेल वॉल भी मिलेगी और सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी। बात समझ में आई? कोशिका भित्ति भी मिलेगी, कोशिका झिल्ली भी मिलेगी। कन्फर्म हुआ? समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? लेकिन एनिमल सेल में थियोडोर श्वान ने क्या कहा? थियोडोर श्वान ने एनिमल सेल के लिए एक बात बोली। इस बंदे ने कहा कि प्राणियों में, एनिमल्स में क्या मिलेगा? केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। हिंदी में इसको कोशिका कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका कला भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये सारे जितने भी नाम हैं वो किसके हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये टॉपिक आपने नहीं लिखा था, ठीक है? ये अलग से क्वेश्चन है, ये पता लग गया बेटा? अब ये कोशिका सिद्धांत के बारे में था, ठीक है? कौन सा कोशिका सिद्धांत है? नया कोशिका सिद्धांत है या पुराना कोशिका सिद्धांत है? इसको बोल लेंगे ओल्ड सेल थ्योरी। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको? ओल्ड सेल थ्योरी कहेंगे। कंफर्म? समझ आई? पुराना कोशिका सिद्धांत बोलेंगे जो पहले आया था। क्या कमी थी सिद्धांत की? ये कोशिका विभाजन को समझाने में विफल रहा। आज समझ में आई? कोशिका विभाजन को समझाने में सफल नहीं हो सका। ये बता ही नहीं सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। कन्फर्म हुआ? समझ आ गया? तो इस सिद्धांत की कमी क्या थी? यही लिख देता हूं, इसकी कमी क्या थी? इस सिद्धांत की कमी यह है, ये सेल डिवीजन को नहीं बता पाया, को नहीं समझा पाया। ये लो, नहीं समझा सका। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। कंफर्म बेटा? हमारा यहां तक पढ़ा हुआ है, आपको मैंने सुस्पष्ट लिखवाया जा चुका है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चॉव। रुडोल्फ विर्चॉव, हिंदी में रुडोल्फ
विर्चॉव नामक एक वैज्ञानिक आया। इस वैज्ञानिक का एक, सुन लो ध्यान से, ये बंदा पहले वालों से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जट के लेवल से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये रीजन क्या है? क्योंकि इस बंदे ने एक अवधारणा दी। क्या अवधारणा दी? क्या अवधारणा दी? इसका एक शब्द था, उसका नाम क्या था? बोल के बताओ बेटा। ओमिनिस सेल्यूला, शाबाश, सेल्यूला ई सेल्यूला, सेल्यूला, ठीक है बेटा, ये इसकी भाषा थी, ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब कोई पूछे हिंदी में क्या इसका अनुवाद होगा, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? नई कोशिकाओं का निर्माण, नई सेल्स का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, सेल्स से होता है। ये इसका मीनिंग था बेटा। इसका मीनिंग था ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मीनिंग था। बात समझ में आई बेटा? कंफर्म हुई? शब्द आता है ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का गठन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? बोलेंगे रुडोल्फ विर्चॉफ के द्वारा। फिर इसके बाद में थर्ड थ्योरी क्या आती है? मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोलेंगे? मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या बोलेंगे बेटा? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये लो जी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में विवेचना करेंगे। कौन थे इसके प्रतिपादक? पहली बात बताएं, इसके प्रतिपादक कौन थे? बोलेंगे कार्ल नेगली। क्या बोलेंगे बेटा? कार्ल नेगली एंड रुडोल्फ विर्चॉफ। रुडोल्फ विर्चॉफ, ये लो बेटा, ये इनके आधुनिक प्रतिपादक थे। कंफर्म हुआ? अब बात ये आती है, आधुनिक सिद्धांत की नींव किस वैज्ञानिक के द्वारा रखी गई? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर 2 एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, ऑप्शन नंबर 3 रुडोल्फ विर्चॉफ, ऑप्शन नंबर 4 कार्ल नेगली। ध्यान से टिक लगाना। इससे पहले कौन बोल रहा है? इस सिद्धांत से पहले कौन आ रहा है? क्या बोला इसने? क्या मतलब था इसका? तो फिर कार्ल नेगली यहां पेड़ लेने के लिए आया। फैक्ट पता लग गया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का आधार किसने बनाया? रुडोल्फ विर्चॉफ ने। किस कथन से बनाया? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये कह रहा है कि जो पुरानी कोशिकाएं होती है ना, सपोज जैसे कैसे ऐसे, ये पुरानी सेल्स है, ये इसका अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, ये इसका क्या आ गया? न्यूक्लियस आ गया। ये इसका क्या आ गया? कोशिका द्रव्य आ गया। क्या आ गया बेटा? कोशिका द्रव्य आ गया। ये पुरानी कोशिका है, ये क्या बनाएगी? नई कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। किसकी कर देगी बेटा? ये नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। अगर ये कोशिका 2n है, ये कोशिका भी कैसी होगी? 2n। ये कोशिका भी कैसी होगी? 2n। ये कोशिका कौन सी है? बोलेंगे जनक कोशिका। कौन सी बोलेंगे बेटा? पेरेंटल सेल। इसको क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका। क्या बोलेंगे बेटा अपन? पुत्री कोशिका। दोनों में से जवान कौन है? वो या ये? दोनों में से यंग कोशिकाएं कौन सी है? पुरानी कोशिकाएं कौन सी है? इस कोशिका ने जब इनका निर्माण कर दिया, ये क्या करेगी? कि मारा दादी, मारा मां बाप ने पैदा कर दियो, मैं फिर मां ने पैदा कर दियो, दादो को ठगियो, दादो लठ लेके पेट का मायने। बात समझ में आई? ये नहीं बैठता, ये नहीं बैठता। ये स्वयं क्या होगी? जब ये पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी, स्वयं विघटित होकर अपना सारा पोषण संपत्ति के रूप में किसको दे देगी? अपनी पुत्री कोशिकाओं को दे देगी। कंफर्म हुआ? समझ में आई? कहानी पूरी दिमाग में बस चुकी है। कोई ऐसा शब्द जो आपकी तंत्रिका तंत्र में नहीं जा रहा हो, वो भी घुसेड़ डालेंगे, बता देना भाई मेरे को। ये है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें दोबारा रिपीट कर देता हूं कि समस्त कोशिकाएं जीवन का क्या है? आधार या इकाई है, संरचनात्मक है, क्रियात्मक है, अनुवांशिक पदार्थ को संभाल के रखती हैं। इनकी वजह से ही क्या होता है? इनकी वजह से ही समसूत्री, अर्धसूत्री प्रकार के विभाजन संपन्न होते हैं। क्या होते हैं बेटा? विभाजन संपन्न होते हैं। ठीक है, जीवों का विकास होता है। बोलेंगे जीवों में
उद विकास होता है, जीवों में उद विकास प्रारंभ होता है। ये लो जी, प्रारंभ होता है। ये सारी बातें कौन दे रहा है? नया कोशिका सिद्धांत बता रहा है। पुराना कोशिका सिद्धांत किस बात का प्रतिपादन नहीं कर सका कि कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है, कोशिकाएं बनती कैसे हैं, जबकि नया कोशिका सिद्धांत मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बता रही है कि नई सेल्स का निर्माण हमेशा पुरानी सेल्स से होता है, और पुरानी सेल्स जब विघटित होकर अपना सारा पोषण पदार्थ किनको दे देती है? पुत्री कोशिकाओं में भेज देती है। बात समझ में आ गई? अगला लाइन पे चलता हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? दो फायदे हैं, यहां पर भी पढ़ रहे हो, घर पे जाके इसको ऐप को फ्री डाउनलोड हो रही है, फोन पे रखें। नहीं, किताब की मत देखना, मत देखो किताब, फोन को लो, नीचे बस जो चीज एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है उसमें ऐड कर दो बस उसके अंदर। सुनिए बात ध्यान से, ये आपका सबसे बड़ा फायदा है। पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार स्टार्ट किया गया है। चलता हूं आगे। अब देखो आगे, कोशिका सिद्धांत किन पर लागू होता है बेटा? पहले ये बताओ, कोशिका सिद्धांत किन पर लागू होता है? बोलो। क्या सर? सभी जीवों पे, दुनिया पे जितने भी जीव हैं सभी के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू होता है। किन पर नहीं होता? कोशिका सिद्धांत किन पर लागू नहीं होता? एक्सेप्शन क्या लिखेंगे बेटा? अपवाद क्या लिखेंगे? नंबर 1 पे क्या आएगा? विषाणु आएगा। क्या है बेटा ये? क्यों? क्यों? क्या बेटा? ना तो ये जन्म लेते हैं ना ये मरते हैं, यही बोलोगे आप? कैसे? आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस ए भी है, बी भी है, सी भी है, सब कुछ है, हर चीज है हमारी बॉडी में, रेट्रोवायरस भी हमारी बॉडी के अंदर है, सब कुछ है, लेकिन हम रोगी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको जो भोजन चाहिए वो हमारे अंदर उनको नहीं मिल रहा। हमारी बॉडी के अंदर वो किस अवस्था में पड़े हुए हैं? इनरिएक्टिव अवस्था में पड़े हुए हैं। जब खून की जांच करवाने जाओगे ना किसी ट्रीटमेंट के लिए, वो पहले यही चीज चेक करते हैं वो कि आप में HIV वायरस है नहीं है। वो लिखा है नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है? कि आपके अंदर सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है। वो सक्रिय कब होगा? जब आप किसी यौन संक्रमित रोगी के संपर्क में आएंगे। संपर्क में आएंगे मतलब ये नहीं होता भी हाथ मिला लिया या गले मिल लिया, नो, उसके खून का आदान प्रदान या विभिन्न प्रकार की जो प्रोसीजर्स हैं, अगर उनका आपकी बॉडी में आदान प्रदान होता है, देन आप ट्रांसमिटेड हो जाओगे, उससे पहले आप नहीं हो पाओगे। समझ आई बात बेटा? अब देखिए, अब बाद में नंबर 1 पे विषाणु, लेकिन कारण ये भी नहीं है। मैंने बोला विषाणु क्यों नहीं है, कोशिका सिद्धांत पर लागू क्यों नहीं होता? ये कोशिका ही नहीं है, ये कोशिका है ही नहीं, ये क्या है? अकोशिकीय। क्या बोलेंगे बेटा? अकोशिकीय। अगर कोशिका होती, अगर ये कोशिका होती तभी इस कोशिका सिद्धांत इसके ऊपर लागू होता। ये कोशिका वाले घटक ही नहीं है इसके अंदर यार, तो कहां से लागू होगा इसके ऊपर? चलता हूं नंबर 2 के ऊपर, तंत्रिका कोशिका। कौन सी बेटा? तंत्रिका कोशिका। पता नहीं कितने की बनती है, कितने की टूटती है, चलता रहता है काम। तीसरा क्वेश्चन कौन सा था? आरबीसी। क्यों? ये भी कोशिका नहीं है। क्यों? परिपक्व आरबीसी में केंद्र का अभाव होता है। क्या होता है बेटा? परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्र का अभाव होता है। अब तुमने कभी पुराना पढ़ा होगा, सर जी ऊंट और लामा में तो आरबीसी में केंद्र होता है, बोलोगे? आज नहीं तो कल पूछोगे सर ऊंट और लामा के अंदर तो परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है, परिपक्व में नहीं, अपरिपक्व के अंदर वहां पे क्या मिलेगा बेटा? आपको केंद्रक मिल जाएगा। अपरिपक्व में तो यहां पर भी होता है, लेकिन जैसे ही परिपक्वावस्था में आती है केंद्रक विलुप्त हो जाता है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। बात समझ में आ गई बेटा? ये 3 ऐसे पदार्थ हैं, 3 ऐसी संरचनाएं हैं जिनके ऊपर कोशिका सिद्धांत कभी भी लागू नहीं होता। समझ आ गई बात बेटा? कंफर्म हो गई? अब मैं कुछ यहां पे एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं। ये एग्जांपल्स विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। बेसिकली आपने लिखे हैं, फिर भी लिख लेना। पहले मुझे बोलने दो एक बार, फिर लिखना आप। सबसे पहले चलते हैं अपने प्लांट सेल के अंदर। किसके बाद चल रहे हैं बेटा? अपने प्लांट सेल। नंबर 2 पे चल रहे हैं अपने बैक्टीरिया में। नंबर 2 पे हमारे पास में क्या है बेटा? बैक्टीरिया। नंबर 3 पे क्या है हमारे पास में? फंगस। नंबर 4 पे हमारे पास में क्या है? एल्गी, शैवाल। समझ आ रही है बात बेटा पूरी? और 5 में हमारे पास में क्या है बेटा? एनिमल। ठीक है, और वो सारे केंकड़े वेंकड़े सब लिख दूंगा मैं।
नंबर 1 पे आता है पादप कोशिका। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले कोशिकीय घटकों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 पे कोशिका में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? सेल्यूलोज मिलेगा, प्लस हेमी सेल्यूलोज मिलेगा, हेमी सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन मिलेगा, और क्या मिलेगा? लिग्निन मिलेगा, और क्या मिलेगा? सुबेरिन मिलेगा, और क्या मिलेगा? क्यूटीन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन अपना यहां पे ये सारे आ गया कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के घटकों के नाम लिखिए। रिपीट करेंगे मेरे पीछे। पहला घटक कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? यहां तक कोशिका जीवित है या मृत है? उसके बाद में कौन है? लिग्निन आते ही कोशिका में किनका निर्माण हो जाएगा? पिट्स का, खड्डों का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? पिट्स का, खड्डों का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में कौन है? सुबिरिन के आते कोशिका क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी। उसके बाद में कौन है? क्यूटीन क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, पादप के शरीर से होने वाली आवश्यक जल की हानि को कम कर देती है। रोकती नहीं है, कम कर देती है। यदि पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पादपों से ठंडी हवा महसूस नहीं होगी। यदि पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, फलों का कोई पकाव नहीं होना, पादप धीरे 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 जीर्णता अवस्था में चले जाएंगे। बात समझ में आई? कभी नरमे के पौधे को अत्यधिक पानी की मात्रा में मुरझाते हुए देखा है? देखा है? उसमें सड़न पैदा हो जाती है। क्यों? लगातार नीचे जड़ों में जलाक्रांत की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन दिनों में बहुत हुई है, आपको पता है, भरपूर। भगवान ने गिरने के बदले लिए हमसे। ठीक है भाई, समझ आ गई बात बेटा? ये पादपों के घटक है। अब सेकंड क्वेश्चन सोच के बताना, कल बताया मैंने, रिपीट करवाया है। पादप की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले घटकों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 लिपिड, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 वसा। क्या होती है बेटा? ये समस्त संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये कौन से कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। क्या है बेटा ये? शाबाश, ये लाइन भूलनी नहीं है। पिछली बार पूरा पूरा साल लॉन्ग टर्म के बैच लगाए हैं बेटा को, यही बावड़ों को नहीं पता कि कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हो आप। यहाँ पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हो, डेफिनेटली बात है। सुबेरिन, जो सुबेरिन से ऊपर क्या होगा? सुनिए बात ध्यान से, ये सारे पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हो। यदि आप इनका खाना लेते हो, भोजन लेते हो, या स्टार्च की फॉर्म में आ जाएगा, या ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन पॉलीसेकेराइड नहीं है। ग्लूकोज क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं है। वो कौन आ जाएगा? मोनोसेकेराइड में चल जाएगा। 1 से लेकर 5-6 कार्बन तक की प्रावस्थाएं मोनोसेकेराइड में होती है। जैसे मैनोज आ गई, डायोज आ गई, ट्रायोज आ गई, टेट्रोज आ गई, पेंटोज आ गई, हेक्सोज आ गई। समझ आ गई? यहां तक मोनोसेकेराइड है। फिर आ गया हेप्टोसिडोलोज, 7 कार्बन। किसमें जा रही है वो? किसमें जा रही है वो? मोनो के बाद में डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होने जा रही है। सुनिए बात, कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी। फिर बताता है बैक्टीरिया। हमने पढ़ा बैक्टीरिया, हमने पढ़ा बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी? बताओ फटाफट। बड़े लोगों के यहां अंतर रहते हैं, मैंने पिछले पेपरों में देखा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यहां पे। तो नंबर 1 पे क्या पदार्थ मिलेगा? शाबाश, किसने बोला? वेरी गुड, म्यूरिन। दूसरा क्या मिलेगा? बोल देवी, दूसरा क्या मिलेगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या मिलेगा बेटा? पेप्टाइडो, गलत मत कर देना कहीं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब सुनो, कुछ किताबों में म्यूरिन लिखा होगा तो भी सही, कुछ किताबों में पेप्टाइडोग्लाइकेन लिखा होगा और ज्यादा सही, कुछ किताबों में म्यूकोपॉलीसैकेराइड लिखा होगा, या सॉरी म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, सैकेराइड नहीं, सॉरी म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड लिखा होगा। क्या हो रहा है भाई? म्यूकोपॉलीपेप्टाइड लिखा होगा तो भी सही। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या?
निचोड़ बता दिया मैंने, जब से जीवाणु पैदा और जब तक चलेगा ये 3 चीजें मिलनी है इसकी बॉडी के अंदर। मिल गई? लग गया पता कि पादप की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है। यदि यहां पे माइकोप्लाज्मा आ जाए तो क्या लिखोगे? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति होती ही नहीं, तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति से सारा सामान क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ गया सामान, है ही नहीं है। उसमें क्या है? उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? क्या चीज है उसके अंदर? केवल प्लाज्मा झिल्ली है। आप दिमाग में याद रखिएगा, कोशिका भित्ति केवल पादपों में होती है। अब आप बोलोगे सर जंतुओं में, इसमें बैक्टीरिया में भी तो है। क्या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में ऊपर वाले पदार्थ हैं क्या? है क्या? नहीं है ना, तो नहीं बोलेंगे। तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है, लेकिन उसमें मिलेगा क्या? म्यूरिन मिलेगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलेगा, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी बेटा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली दुनिया के हर जीव के अंदर है। सामान्यतः प्राणियों में तो पाई जा रही है, और पादपों में कोशिका भित्ति के जस्ट साथ में चिपकी हुई मिलेगी आपको, लेकिन होगी। बताऊं कैसे? प्याज छीलते हो, मोटी मोटा उसका जो फलक सा उतारने के बाद में अंदर एक सफेद रंग का कवर उतरता है, देखा उतरता हुआ झीना झीना, क्या है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमारे अंदर की त्वचा देखोगे कभी आप, कभी चाय गर्म पीते हो तो फफोला सा बन जाता है। किसमें बनता है वो स्किन का ही एक पार्ट है जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, तो वहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हर इंसान में, हर जीव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, लेकिन कोशिका भित्ति हर प्रकार के जीवों में नहीं मिलती। ये बेसिकली प्लांट में मिलेगी या कुछ और जीवों में मिल सकती है, सभी में नहीं मिल सकती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी के अंदर मिलेगी। कंफर्म? चलता हूं अगले प्रश्न पर। फंगस, कवक। तो कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बेटा? सेल वॉल किसकी बनी होगी? बोलेंगे काइटिन की। किसकी होगी बेटा? काइटिन। या कभी कभी इसके नाम से संबंधित यहां पे एक एंजाइम आ जाता है। क्या नाम होता है उसका? काइटिनेज। क्या नाम होता है बेटा? काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग यहां पे हो जाता है काइटिन को तोड़ने के लिए। अब कभी ये भी क्वेश्चन यहां पे आ गया कि सर जो ऊपर पार्ट पड़े हुए हैं इनको तोड़ने के लिए कौन सा आप इस्तेमाल करोगे? आप कौन सा एंजाइम? सेल्यूलोज। लोज की जगह लिख दो लेज, बन गया एंजाइम। हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलेज, पैक्टिन, पैक्टिनेज, क्यूटिन, क्यूटिनेज, सुबेरिन, इन्हीं से टूट जाएगा, इन्हीं से टूट जाएगा। बन गया एंजाइम। पदार्थ भी बन गए जो कोशिका भित्ति बना रहे हैं, और कोशिका भित्ति को तोड़ने वाले पदार्थ भी बन गए। एज लगा के, पीछे एज लगाते जाओ, एंजाइम बन जाएंगे। क्लियर बात? चलता हूं आगे। शैवाल। अब शैवालों की कोशिका भित्ति में क्या होता है? परफेक्ट लेटेस्ट आंसर बता रहा हूं आपको मैं, ये पुरानी किताबों में नहीं है, एनसीईआरटी किताबों में कई चीजों पे गलत लिखा हुआ है। क्या मिलेगा इसके अंदर? शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है इसमें क्या मिलता है? इसमें नंबर 1 पे मिलेगा आपको सेल्यूलोज। क्या मिलेगा बेटा? सेल्यूलोज मिलेगा। यदि सेल्यूलोज ना मिला तो क्या मिलेगा? ग्लैक्टेन्स। क्या मिलेंगे बेटा? ग्लैक्टेन्स मिलेंगे। या क्या मिलेगा? मैनेन्स मिलेंगे। मैनेन्स मिलेगा, मैनेन्स मिलेगा। इसके अलावा इसमें आंशिक मात्रा में, थोड़ी मात्रा के अंदर CaCO3 भी उपस्थित होता है। कंफर्म हुआ? समझ में आया बेटा सभी को आपको ये? अब देखो हमने पादप कोशिका बता दी, हमने जीवाणु बता दिया, हमने फंगस बता दिया, हमने शैवाल बता दिया। बात करते हैं प्राणियों की। तो प्राणियों के अंदर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन की मात्रा 52%। कितनी बेटा? और लिपिड की मात्रा 40%। कितनी मात्रा बेटा? 40%। टोटल कितने परसेंट हो गया? 92% हो गया या नहीं हुआ? हो गया। क्या साहब 8% और क्या होता है?
सुनो क्या होता है, 8% के अंदर आपको जल मिलेगा, 8% के अंदर बेटा आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट के अंश मिलेंगे, लवण मिलेंगे, साल्ट मिलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, लिपिड का अत्यंत कठोर रूप मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जिसको अत्यंत कठोर रूप बोलते हैं। तो ये बहुत सारे पदार्थ कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में 92% के साथ में चिपके हुए मिलेंगे। कन्फर्म हुआ बेटा आपको, चीजें समझ में आई? ये है फैक्ट, ये है सेल वॉल के बारे में पूछे जाने वाले आज तक जो क्वेश्चन आए हैं इनसे आए। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, ये बताओ पहले मेरे को। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जेट में सीयूटी के अंदर बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। ठीक है बेटा, आपका पोर्शन यहां तक आपका उतारा हुआ है, फटाफट नीचे वाला पोर्शन उतारें, आप जल्दी करें, फटाफट करें, मैं इसको रिवीजन करवा रहा हूं, है ना, रिवीजन के साथ साथ में करते जाओ फटाफट आप इसको। ये सारे कोशिका भित्ति के प्रकार हैं बेटा, किन किन पदार्थों के रूप में कैसे कैसे पदार्थ मिलेंगे, कोशिकीय घटक कौन कौन से हैं जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपने दोबारा। सबसे पहला पादप कोशिका, सबसे पहला पादप कोशिका, पादप कोशिका में पाया जा रहा है सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, सुबेरिन, क्यूटिन। क्यूटिन क्या है? एक मोमीय परत है, एक मोमीय परत है, वैक्सीय परत है बेटा ये, और ये क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रिड्यूस करती है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से जल हानि को कम करती है, जल हानि को कम करती है, ये इसका कार्य है। इसका यदि सुबेरिन का कार्य पूछा जाए तो सुबेरिन का जमाव होते ही कोशिकाएं बेसिकली क्या हो जाती हैं बेटा? डेड हो जाती हैं। अगर अपने बात करते हैं फंगस की या बैक्टीरिया की बात करें, सबसे पहले अपने बैक्टीरिया की बात करते हैं, जीवाणु की बात करते हैं। तो जीवाणु जो है वो कैसा है? कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी कोशिका खोजी गई थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इस बंदे ने क्या बोला था? इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या मिलेगा? उसके अंदर आपको म्यूरिन मिलेगा, उसके अंदर आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलेगा, उसमें आपको म्यूकोपॉलीपेप्टाइड मिलेगा। ये समस्त पदार्थ, तीन पदार्थ जो हैं बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप कवकों की बात करते हो, फंगस की बात करते हो, ठीक है, तो फंगस का जीवन कैसा होता है? परजीवी प्रकार का। कैसा होता है बेटा? परजीवी प्रकार का होता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं अथवा शैवालों के ऊपर निर्भर रहते हैं। कन्फर्म हुआ? इनके साथ में इनका सहजीवन पाया जाता है। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है बेसिकली कौन से पदार्थ की होती है बेटा? काइटिन। क्या मिलेगा बेटा इसके अंदर? काइटिन। शैवालों की बात करें, इनकी कोशिका भित्ति में आंशिक मात्रा में सेलुलोज, इसके अलावा भरपूर मात्रा के अंदर क्या मिलेगा? लैक्टेंस या मैनेंस, इसके अलावा CaCO3 का कुछ आंशिक मात्रा में जमाव मिल सकता है। ये शैवालों के बारे में बोला गया है। एनिमल्स की बात करें, अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर किसी भी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती, इसमें पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। किसकी होती है बेटा? है ना, प्रोटीन लिपिड लिपिड, मैंने क्या बताया था? प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। ठीक है, ये लो, दो स्तर पाए जा रहे हैं, बाहर की ओर प्रोटीन मिलेगा, बीच में क्या मिलेगा? लिपिड के द्विस्तरीय मिलेगा, है ना। तो लिपिड का ये क्या हो गया? द्विस्तर हो गया। इसके बाहर की तरफ भी प्रोटीन है और इसके अंदर की तरफ भी प्रोटीन है। तो ये जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोशिका झिल्ली के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप उतार दिए सब बच्चों ने? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जल्दी करें, फिर इसके मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं। हो गया बेटा? अब देखें आगे।
चलूं? रिकॉर्डेड क्लास है, आप आगे भी इसको देख सकते हैं। ये तो थे प्लांट सेल के अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उनमें क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे होता है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था सेल वॉल का। अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, एक रह रहा है सेल वॉल, एक रह रहा है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद में फिर हम चलेंगे कोशिका के टाइप्स में, सेल कितने टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, फिर दोनों में डिफरेंस, फिर पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कितने टाइप की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे ना। तो अभी चलते हैं अपन सेल वॉल के बारे में। देखो सेल वॉल के बारे में, अब सेल वॉल के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। आप डायग्राम देखें, टाइम बहुत लग जाएगा, इसी से बना देता हूं। मैंने कल भी आपको बोला था, एक कोशिका के बाहर की तरफ बाहरी आवरण जो होता है उसको अलग बोलेंगे, एक से ज्यादा कोशिकाएं होंगी तो उसको अपने अलग बोलेंगे। कन्फर्म हुआ? पहली कोशिका चल रही है, ये पहला स्तर आ गया। अब चल रहा हूं बेटा मैं दूसरे स्तर के ऊपर। अब चलते हैं अपने दूसरे स्तर के ऊपर। कैसे बनाएंगे इसको, मोटा कर देता हूं। देखो सबसे बाहर की ओर क्या बनी हुई है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या बनी हुई है बेटा? प्राथमिक कोशिका भित्ति। अंदर की तरफ क्या बनी हुई है, द्वितीय कोशिका भित्ति। क्या बनी हुई है बेटा? ये द्वितीय कोशिका भित्ति। द्वितीय कोशिका भित्ति को थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं अपन, क्योंकि ये कितने स्तरीय होती है, 2 से 3 स्तरीय होती है। ये लो बेटा, थोड़ा और मोटा कर दिया आपने, पहले ही मोटा कर देते इसको, बढ़िया रहता। ये लो, ये हमारा बन गया सेकेंडरी सेल वॉल बन गई है बेटा, द्वितीय कोशिका भित्ति बन चुकी है। समझ आ गया बेटा यहां पे? फिर उसके अंदर बाद में अपने क्या बात करेंगे, तृतीय कोशिका भित्ति। कौन सी कोशिका भित्ति बेटा? तृतीय कोशिका भित्ति। बेसिकली मैंने पहले बताया था कि समस्त पादपों में आपको 2 ही कोशिका भित्तियां मिलेंगी, तीसरी नहीं मिलती तीसरी। लेकिन अगर तीसरी पाई जाए तो केवल जिम्नोस्पर्म में मिलेगी। किससे मिलेगी बेटा? केवल जिम्नोस्पर्म में मिलेगी। तो मैं उसको मेंशन कर दूं इसके अंदर, मैं कर देता हूं मेंशन, ठीक है? लेकिन दिमाग से चलाना क्वेश्चन गलत मत कर देना। अभी क्वेश्चन आएंगे यहां पे, देखिए कैसे। ये चली हमारी तीसरी कोशिका भित्ति, ये चल पड़ी तीसरी कोशिका भित्ति। तीसरी कोशिका भित्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये केवल जिम्नोस्पर्म पादपों में मिलेगी। मिल गई। अब इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्या पाई जा रही है इसके अंदर, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। ये देखो, ये मिलेगी इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली, पतली सी मेम्ब्रेन मिलेगी, ये प्लाज्मा झिल्ली। ये मिल गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सुनो इसका क्लैरिफिकेशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, कोशिका भित्ति में सबसे पहला टाइप PCW, प्राथमिक कोशिका भित्ति। कन्फर्म? कन्फर्म। दूसरे की बात करते हैं, ये गुलाबी वाली जो है, ये लो, इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। क्या हो रहा है यार, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बन गई। तीसरी को क्या बोलेंगे अपन, टर्शरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति। बोल दिया, हो गया। अंदर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर क्या दिखाई देगा,
और अंदर क्या दिखाई देगा? केंद्रीय रिक्तिका। क्या दिखाई देगी बेटा आपको? केंद्रीय रिक्तिका। नंबर 1 पे सुनते जाएं ध्यान से। ये है हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? ये पहला काम क्या है? एकल स्तरीय है। कैसी मिलेगी बेटा? ये एकल स्तरीय है, एक ही स्तर पाया जा रहा है इसका, नंबर 1 पे पहली बात। अब जब एक स्तर है तो ये मोटी होगी या पतली होगी? कैसी होगी बेटा? ये थिन लेयर होती है। कैसी होती है बेटा? ये थिन होती है, पतली होती है। एकल कोशिकीय है। मिलेगी कहां पे? कहां मिलेगी? लिखेंगे विभज्योतकी ऊतकों में। कहां मिलेगी? विभज्योतकी ऊतकों के अंदर मिलेगी। क्या बात हो रही है? इसको विभज्योतकी ऊतकों के अंदर मिलेगी। पहला काम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वृद्धि करना, या क्या काम करना? विस्तारण करना। ये लो मित्रों, इसके 2 काम है, वृद्धि और विस्तारण। अगली चीज क्या मिलेगी? प्राथमिक कोशिका भित्ति आपको हमेशा कहां मिलेगी? नवजात भागों में। कहां मिलेगी बेटा? नवजात भागों में। नवजात भागों के अंदर मिलेगी। यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को सारी चीज समझ आ चुकी है? ये प्राथमिक सेल वॉल के बारे में, प्राथमिक कोशिका भित्ति के बारे में पूछा गया। फिर बात चलती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में क्या आएगा? पहला काम कितने स्तरीय? 2 से 3 स्तरीय। 2 से 3 स्तरीय। चक्कर क्या है इसको? 2 से 3 स्तरीय। कैसी हो जाएगी? ये मोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ये मोटा स्तर हो जाता है, पतला स्तर नहीं होता। प्राथमिक कोशिका भित्ति में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित थे? बताओ भाई। शॉर्ट फॉर्म लिख दूं? सेल्यूलोज। प्रॉब्लम क्या है इसको? चलेगा इसके ऊपर। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। किसमें पाया जा रहा है बेटा? प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी। अगर बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की, तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्लस में क्या मिलेगा बेटा? इसके अंदर लिग्निन मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा लिग्निन के साथ में? इसमें सुबेरिन भी मिल जाएगा। सुबेरिन के अलावा इसके अंदर बेटा क्या मिल जाएगा? क्यूटीन भी मिल जाएगा। ये सारे पदार्थ किसमें मिल जाएंगे बेटा? आपको सेकेंडरी सेल वॉल में मिल जाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल से ही कोशिकाएं डेड होना प्रारंभ कर देती हैं। समझ आ गया बात बेटा? और इसका महत्वपूर्ण काम क्या होगा? और महत्वपूर्ण काम ये है कि ये कोशिकाएं विभज्योतकी ऊतकों में नहीं मिलती। पहली बात, ये स्तर, द्वितीयक कोशिका भित्ति स्तर विभज्योतकी ऊतकों में नहीं मिलता। यहां पे पादपों में क्या इसका निर्माण हो जाएगा बेटा? स्थायी स्थायी ऊतक बनना यहां प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है बेटा? दृढ़ता आ जाएगी, कहने का मतलब ये लो, दृढ़ता आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी ऊतकों के अंदर। ऊतक सॉलिड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा? ऊतक सॉलिड हो जाएंगे। ये काम किसका है? टर्शरी सेल वॉल किसमें मिलेगी? केवल जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी पादपों की वाहिकाओं में। कहां मिलेगा बेटा? ये वाहिकाओं के अंदर मिलेगा। ये लो मित्रों, केवल वाहिकाओं में मिलेगा, ट्रैकीड्स में मिलता है। तो सामान्यतः आपकी पुस्तकों में इस स्तर को बनाया ही नहीं जाता। अब सारी चीजें सामने पड़ी हुई हैं आपके।
अब इसके अंदर ये हमारे पास में क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। क्या है बेटा ये, प्लाज्मा झिल्ली। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान पूर्वक आंसर देना। यदि पूछा जाए एकल कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, सारे बोलो। समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि एकल कोशिका के, सर ने पूछा है एकल कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है, एकल कोशिका का सबसे आंतरिक आवरण कौन सा है? अरे प्लाज्मा झिल्ली। ये तो केंद्रीय रिक्तिका है, ये तो खाद्यदानी है। खाद्यदानी का बाहरी स्तर भी प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है अंकल, समझ आ गई बात? कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है, सपोज आप में से कोई कुचमान दिया खड़ा हो गया, यहां बना दी माइटोकॉन्ड्रिया, यहां बना दिया लाइसोसोम, यहां बना दिया गोल्जी बॉडी, यहां बना दिया अंतःप्रदमी तालिका, यहां बना दिया राइबोसोम। फिर वो आपसे पूछे कि अब बताओ कि किसी भी कोशिका का सबसे आंतरिक आवरण क्या कहलाता है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्लाज्मा झिल्ली, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई कोशिकांग ही नहीं है जो प्लाज्मा झिल्ली से ना बना हुआ। समझ आई बात? क्लियर आ गई समझ? मैंने पूछा है एकल कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्राथमिक कोशिका भित्ति, किसी भी कोशिका का सबसे आंतरिक आवरण एकल कोशिका। चलो कोई कोशिका मान ली अपने, मैंने एग्जांपल बोला प्राथमिक कोशिका के बाहर की तरफ या प्राथमिक कोशिका के अंदर की तरफ कौन सा आवरण पाया जाता है? प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कौन सा आवरण पाया जाता है? अरे देवताओं, द्वितीयक कोशिका भित्ति। क्या बोलोगे? द्वितीयक कोशिका भित्ति। अब प्रश्न क्या आएगा आपके पास? जिम्नोस्पर्म पादपों में, सुनो, जिम्नोस्पर्म पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर पाया जाने वाला स्तर कौन सा होता है? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन सुनो। जिम्नोस्पर्म पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर पाया जाने वाला स्तर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 2 मध्य पटलिका, ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 4 तृतीय कोशिका भित्ति। कौन सी भरोगे? तृतीय कोशिका भित्ति भरोगे। लेकिन यदि जिम्नोस्पर्म का प्रश्न में नाम ही ना लिया जाए तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर कौन सा आवरण होता है? कौन सा आवरण होता है? द्वितीय कोशिका भित्ति होती है। मैंने पहले बता दिया, किसी भी चित्र में तृतीय कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलेगी। मैंने क्यों बनाई है ये? क्यों बनाई है मैंने ये? इसीलिए कि जिम्नोस्पर्म में ऐसा होता है। समझ आ गई? चलो फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। प्राथमिक कोशिका भित्ति तथा तृतीय कोशिका भित्ति के मध्य का स्तर का नाम बताओ। द्वितीय कोशिका भित्ति के बाहर की ओर स्तर बताओ। द्वितीय भित्ति के अंदर की ओर वाले का स्तर बताओ। प्लाज्मा झिल्ली, वेरी गुड। तृतीय बोल देते थप्पड़ों से मारता मैं, क्योंकि मैंने जिम्नोस्पर्म का नाम ही नहीं लिया। मैंने जिम्नोस्पर्म का नाम ही नहीं लिया। जब जिम्नोस्पर्म का नाम लूंगा तब तृतीय कोशिका भित्ति आएगी, अन्यथा आएगी ही नहीं, होती ही नहीं है। और तृतीय कोशिका भित्ति मालूम है आपको इसके अंदर क्या पाया जाता है? जाइलेन या जाइलोन पाया जाता है। अब बताओ ये खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा? आज तक आपने जो भी स्तर पढ़े हैं वो यूं बनते हैं, पहले अंदर फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर। इसका काम उल्टा है। इसका काम उल्टा है या नहीं? प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिर अंदर क्या बनेगा? द्वितीय कोशिका भित्ति, अंदर क्या बनेगा? प्लाज्मा झिल्ली। सामान्य सभी पादपों में। यदि जिम्नोस्पर्म की बात आ जाए तो द्वितीय झिल्ली के अंदर की तरफ, द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर क्या बनती है? तृतीय कोशिका भित्ति बनती है। क्या बनती है? तृतीय कोशिका भित्ति बनती है। उसके अंदर तरफ क्या बनता है? प्लाज्मा झिल्ली बनती है। एकल कोशिका के बाहर की ओर पहला आवरण कौन सा मिलेगा? प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब बात आती है, यदि एक से ज्यादा कोशिकाएं हो, क्या हो बेटा? एक से ज्यादा कोशिकाएं हो तो किसी कोशिका के बाहरी आवरण कौन सा होगा? कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा? मध्य पटलिका। ये क्या आ चुकी है बेटा? ये क्या है?
ये मध्य पटलिका है। इसको किस नाम से जानते हैं? क्या नाम से जानते हैं? सेल सीमेंट। दो ईंटों के बीच में डाला जाने वाला सीमेंट बोलेंगे बेटा इसको। अब समझ में आ गया? अब डाउट सारे क्लियर हो गए आपके, कंफर्म हो गए कि यदि एक कोशिका के बारे में पूछेंगे तो हम बोलेंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी आवरण। यदि एक से ज्यादा कोशिकाओं के बारे में पूछेंगे तो हम बोलेंगे मध्य पटलिका। क्या बोलेंगे बेटा? मध्य पटलिका बोलेंगे। मध्य पटलिका में क्या क्या पाया जाता है? मध्य पटलिका को कहते क्या है? मध्य पटलिका को कहते हैं सेल सीमेंट। सेल सीमेंट कहते हैं। और इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। ज्यादा मात्रा किसकी होती है? किसकी होती है? कम मात्रा किसकी होती है? मैग्नीशियम पैक्टेट की होती है। डायग्राम उतारने की आवश्यकता है? नहीं उतारनी तो क्लास पढ़ोगे, देख के आराम से करते जाना, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। लिखने वाला काम घर लिए करना, थ्योरेटिकली जो डायग्राम है उसके लिए पेज छोड़ दे करना। डायग्राम जरूरी है, डायग्रामों से क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होते हैं। ये है मैटर किसका? अब मैंने एक प्रश्न उठता है कि ये कोशिका कौन सी बनाई है मैंने? पादप कोशिका बनाई है या जंतु कोशिका बनाई है? क्या निशानी है पहली? इसमें कोशिका भित्ति पढ़ रहे हो आप, जंतुओं में कोशिका भित्ति होती ही नहीं, पहला काम। और बड़ी विशेषता क्या पढ़ रहे हो? आपको दो डायग्राम दे दिए मैंने, कहीं पर भी मैंने उसको लेबल नहीं किया, कहीं मैंने नहीं लिखा ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये हरितद्रव्य का, ये कोशिका भित्ति है। आप उस कोशिका को देख के डायरेक्टली कैसे पहचानोगे कि ये पादप कोशिका भित्ति है? पादप कोशिका भित्ति का चित्र होता है ना, उसके बीच में बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बनी होती है। क्या बनी होती है? केंद्रीय रिक्तिका बनी होती है। सबसे बड़ी निशानी है बेटा इसकी, लिख लेना इसके लिए। केंद्रीय रिक्तिका पादप कोशिकाओं का सेंटर ऑफ इस ऑर्गन माना जाता है। क्या मानते हैं? अगर कोई पूछ ले कि पादप कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो बिल्कुल सेंटर में पाया जा रहा है, बिल्कुल सेंटर में, क्वेश्चन कैसे आएगा? द सेंटर ऑफ द प्लांट सेल। पादप कोशिका का, लिख लीजिए, पादप कोशिका का केंद्रीय कोशिकांग का नाम लिखिए। पादप कोशिका के केंद्रीय कोशिकांग का नाम लिखिए। सेंट्रल ऑर्गन कौन होगा इसका बेटा? कल ना मैं इसको डायग्राम दिखाऊंगा आपको मैं इसके, ठीक है ना? आप कॉमनली देख के बता सकते हो, बिना देखे ही, ये तो प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका में ये होती ही नहीं। जंतु कोशिका का सेंटर कौन होता है? सेंट्रोसोम। पढ़ाया था पिछली बार मैंने, याद आ रहा है? सेंट्रोसोम तारकाय, तारक केंद्र को जंतु कोशिका का सेंटर ऑफ ए सेल कहा जाता है। जबकि पादपों में क्या बोलेंगे बेटा अपने? सेंटर ऑफ ए प्लांट सेल। पादप कोशिका का केंद्र कोशिकांग कौन है? लिखोगे केंद्रीय रिक्तिका, सेंट्रल वैक्यूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं। सबसे बड़ी पाई जाती है पादप कोशिकाओं की, सबसे बड़ी पहचान है बेटा इस चीज की। कंफर्म? चलता हूं आगे। देखिए अब हमने सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में, घटकों के बारे में सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब हम टॉपिक पे चल रहे हैं कि जो सेल जो है, सेल कैसे बनेगी, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। देखो ध्यान से, सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल बेसिकली पाई जाती है दो टाइप की। कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की होती है। पहली कौन सी है? पहली को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरी सेल्स कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल्स। शानदार क्वेश्चन है, ये समझने वाला है। आतो आता थोड़ा उतारते जाना इसको, आप समझाने वाली जगह मैं खुद ही आपको रोक दूंगा कि रुक जाओ अभी एक बार। यूकैरियोटिक सेल्स देखो, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो, प्रो का मतलब, प्रो का मतलब एडवांस नहीं होता। जैसे आईफोन 16 प्रो, आईफोन 17 प्रो, वो तो एडवांस हो गया है। यहां उल्टा काम होता है। प्रोकैरियोटिक देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रो का मतलब है पुराना। क्या है बेटा? पुराना। प्रो का मतलब है प्रीमिटिव।
प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरातन या आदि कोशिका। आदि कोशिका, आदि कोशिका का मतलब आदि कोशिका नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था आवर्त बीजी पादपों के बारे में, सेकंड यूनिट पढ़ोगे आप, वहां आता है बताओ झूठा फल किसे कहते हैं? तो एक सामने बैठा था, उसने बेचारे ने खा के बता दिया सर ये झूठा है। अरे ये झूठा नहीं, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? असत्य फल किसे कहते हैं? ऐसा फल जिसका निर्माण बीजांड की आकृति अंडाशय से ना हो, किसी और संरचना से बन रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? आभासी फ्रूट बोलेंगे, असत्य फल बोलेंगे, झूठा फल बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। तो यहां पे क्या मतलब है? प्रो का मतलब क्या होता है? पुराना, प्रिमिटिव, आद। पुराने टाइम का सबसे पहले प्रकट होने वाली कोशिकाएं कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। कंफर्म हुआ? अब निशानी याद रखना, लास्ट तक जेट के पेपर होते रहे, पर बावड़ों को यह नहीं पता चला कि इसके केंद्रीय पदार्थ को कहते क्या है। सुनो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे शानदार एग्जाम्पल क्या आता है कि इसके अंदर पहली बात तो क्या है? सुस्पष्ट केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, हिस्टोन प्रोटीन व झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या पाया जाता है? अभाव मिलेगा, इसमें होते ही नहीं। पहला का कन्फर्म हुआ। अब बात आती है, भैया आपने कहा कि इसमें केंद्रक नहीं होता, पहली बात। फिर कहा केंद्रक की झिल्ली भी नहीं होती। तीसरा काम, अब केंद्रक नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्र के जो पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में घुला मिला पाया जाएगा। सिंपल सी बात है। वहां हम इसको केंद्रक द्रव्य कह ही नहीं सकते। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य है। क्या बोलेंगे बेटा? दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तीसरी सबसे बड़ी बात, इसमें झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग नहीं मिलेगा। झिल्ली युक्त का मतलब ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर एकल झिल्ली हो सकती है, ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली हो सकती है। ये झिल्ली वाले कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। कंफर्म हुआ? समझ में आया बेटा बात? ये होता ही नहीं है इसके अंदर। तो अब होता क्या है इसके अंदर? सुने ध्यान से, जहां जेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आएगा। क्या आएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो केंद्रीय पदार्थ होता है, देखो पदार्थ तो होगा तभी 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है। जीवाणु है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कोशिका तो है ना वो, चाहे वो एक कोशिका है। तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं या उसके अनुवांशिक पदार्थ को बोलेंगे क्या अपने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? सुने ध्यान से। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, उसको अपने किस किस नाम से जानते हैं? किस किस नाम से जानते हैं? सुनो, पहला प्रो, तो बोलेंगे प्रोकैरियोन। एक मिनट बस, क्या बोलेंगे बेटा? इसके अनुवांशिक पदार्थ को किस नाम से जानोगे? प्रोकैरियोन। नंबर 1 आपको याद आ रहा है? प्रो मैंने प्रोकैरियोन। कंफर्म हुआ? नंबर 2 पे क्या बोलेंगे? केंद्रकाभ। क्या बोलेंगे बेटा? केंद्रकाभ। तीसरे नंबर पे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? कोई इंग्लिश वाला आ जाता है तो बोलेंगे न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियस तो है ही नहीं, न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्र। तो न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस की जगह पे क्या है? अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी वीडियो तो पढ़ोगे ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या आएगा? न्यूक्लियोइड। ये लो, न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या क्या पदार्थ हो गया? क्वेश्चन क्या आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 पे क्या आया? नंबर 2 पे क्या आया? नंबर 3 पे क्या आया?
नंबर 4 पे नाम लिखो, एडवांस नाम, जट में प्रश्न आया हुआ, लिखो जीनोफोर। देखो इसका नाम क्या लिखो, जीनोफोर, जीनोफोर। ये लो मित्रों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जेट की दृष्टि से। पिछली बार 40 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन मेरे जेट के पेपर में मेरे नोट्सों में से आए हुए हैं। ये तो मैं लॉन्ग टर्म करवा रहा हूं, मैंने क्रैश कोर्स में टप्पे मरवाए थे, ऊपर लिख दो इंपोर्टेंट आएगा पेपर में। 37 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं प्रमाण हूं इस बात का। इसीलिए बोल रहा हूं, जहां मैं बोल दूं इंपोर्टेंट है, डाल देना कि ये इंपोर्टेंट, और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। कंफर्म हुआ बेटा पहली कोशिका के बारे में। अब तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं होते, आज की हमारी क्लास की अंतिम पंक्ति, बोर तो नहीं हुए? पहले ये बताओ तो मेरे, मजे लेके पढ़ना है, इंटरेस्टिंग तौर पे। एक बार रिवीजन कराऊंगा फिर देखना आप। तो अभी इसके एग्जाम्पल डालने हैं। अब किसी एग्जाम्पल पूछे, सर हमें एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे। आजकल क्या चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं युद्ध। युद्ध में सबसे बड़े धमाके की आवाज क्या फटने पर आती है? क्या आती है? पॉजिटिव ही लेना, बम फटने पर आती है। तो हमने इसका ट्रिक बना दिया, BAMB। ये इसकी एग्जाम्पल है। पहली क्लास से लेकर PhD करके आ जाओ, 5वां उदाहरण नहीं जुड़ेगा इसके अंदर। अभी सुन लो मेरी बात, 5वां एग्जाम्पल नहीं आया दुनिया का अभी तक इसमें। पहले बी का नाम क्या है? क्या है पहले बी का नाम? बैक्टीरिया। पहले बी का नाम क्या है? ए का नाम सुना नहीं आपको, नहीं पता भी आपको? अमीबा मत बोल देना यहां पे। कई लोग प्रोकैरियोटिक में अमीबा को डालते हैं, नथिंग, गलत है वो। एम का नाम सुना हुआ है, क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। ये भित्ति सहित छोटी कोशिका था, ये भित्ति रहित छोटी कोशिका है। आगे क्या आ रहा है? बी का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। क्या आएगा बेटा? नील हरित शैवाल। पहले बी का नाम बैक्टीरिया, ए का नाम क्या है? फंगस होती है ना, जो फंगस कवक जो होती है, कवकों के 5 प्रभाग होते हैं, उसमें पहला प्रभाग आया था एस्कोमाइसिटीज। क्या नाम था बेटा? एस्कोमाइसिटीज। नाम लिख लीजिएगा इसका, ठीक है? चलो मैं बोल देता हूं, कल करवा दूंगा मैं। पहला बैक्टीरिया, दूसरा एस्कोमाइसिटीज प्रभाग की समस्त कवकें, कौन कौन सी? 3, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस और कौन सी? पहला न्यूरोस्पोरा, फिर एस्परजिलस, उसके बाद में बताओ मेरे को, क्लेमाइडोमोनास। सुन के बाद ध्यान से बेटा, 3 कवकें किसके अंदर आ चुकी हैं? एस्कोमाइसिटीज प्रभाग में आ चुकी हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? माइकोप्लाज्मा। चौथा क्या है? नील हरित शैवाल, नॉस्टॉक एनाबीना और क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये 3 चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं बेटा। ये एग्जाम्पल रहेंगे आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके पेपर को क्लियर करने में ये एक स्ट्रॉन्ग, एक थंब की भांति आपके लिए काम आएगा। घर पे जाके आकर आप इसको रिपीट कीजिए। मिलते हैं कल अपने एक नए